Good morning students. Today we are here with another topic of chapter first. Chapter first from part 1 book. Part 1 book हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। द एरा ऑफ कोल्ड वॉर यानी हम कोल्ड वॉर को इसमें स्टडी कर रहे हैं, शीत युद्ध का दौर। और इसके बारे में जो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ, जिसमें हमने कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या क्राइसिस आए, उसके बाद किस तरीके कितना क्या एरिया है कोल्ड वॉर का, मतलब क्या दायरे हैं कोल्ड वॉर के। और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि क्या चैलेंज रहे हैं कोल्ड वॉर के लिए, क्या चैलेंज रहा, जिससे कि जो बायपोलैरिटी है यानी जो दो ध्रुवीयता है उसके लिए क्या चुनौती रही हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया। तो आज जो हमारा जो न्यू टॉपिक है, आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हम करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। स्टूडेंट ध्यान रखना, नया टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। प्रीवियस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे चुकी थी इसके बारे में। देखो, जो गुटनिरपेक्षता जो समिट हुए हैं या आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसका पहले स्टार्टिंग में जो मेन पर्पस रहा था कि उसमें जितने भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो उसमें शामिल हो रहे थे। तो मेन पर्पस यही था कि जो दो ग्रुप थे वर्ल्ड में वो उसमें से किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो, जो कि आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, यूएसए और यूएसएसआर। तो इनमें कोई भी मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो, मेन पर्पस इसीलिए शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके साथ बहुत सारे देश जुड़ते गए तो इसके जो पर्पस हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी चेंज होते चले गए। अब जो ऑब्जेक्टिव्स रहे वो रहे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है इन देशों की, क्योंकि जितने भी देश इससे जुड़ रहे थे, ज़्यादातर गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन था इससे जुड़ रहे थे, वो ज़्यादातर बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे। मतलब क्योंकि वो न्यूली अभी मतलब उन्होंने न्यूली जो इंडिपेंडेंट देश थे वो उन्होंने अभी अभी आज़ादी प्राप्त की थी, तो उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। तो उनकी जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कुछ नई व्यवस्थाएं जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो अराइज हुई। तो उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नॉन अलाइंड कंट्रीज़ वर मोर द मेयरली मीडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जो नए जो गुटनिरपेक्ष देश थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, वो सिर्फ मीडिएटर ही नहीं थे कि वो एक मीडिएटर का काम कर रहे थे, बल्कि उस टाइम वो बहुत चैलेंज भी फेस कर रहे थे। द चैलेंजेस फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज़। और वो चैलेंजेस क्या थे उनके लिए? अ मेजोरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। स्टूडेंट हर वर्ड का ध्यान रखना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इसको हम LDCs भी कहते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश मतलब क्या होते हैं? जिनका विकास बिल्कुल ही बहुत कम हुआ है, आर्थिक विकास मतलब उनका बहुत कम हुआ है। इनकी शॉर्ट फॉर्म है LDCs, याद रखना इसको। तो बहुत सारे देश, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो थे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थे जो जुड़ रहे थे। जैसे इंडिया को ही हम लगाएं, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक डेवलप देश या अंडर या डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हम उसको नहीं कह सकते थे। तो इस तरीके की जो चैलेंजेस थे वो देश वो फेस कर रहे थे। उसके बाद देखो आगे है least developed countries was to be more developed economically and to lift their people out of poverty। और ये जो least developed countries थे, ये इनका मतलब मेन पर्पस क्या था कि अपने आप जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट होता है उसको ऊपर उठाना और अपने लोगों की गरीबी को दूर करना। मतलब इनका मेन पर्पस, या कह सकते हैं इनके सामने ये चैलेंज था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज़। जो नए देश थे उनके लिए जो इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब एक इम्पोर्टेंस रखता था। क्योंकि विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट, क्योंकि एक अच्छे विकास के बिना कोई भी देश सही रूप से फ्री नहीं हो सकता। जब तक वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, आर्थिक व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं है, तो हम उसको कह नहीं सकते कि वो सही तरीके से फ्री है। वहाँ के लोग जब किसी तरीके की फैसिलिटीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे तो एक सही मायने में आज़ादी नहीं की जा सकती। तो ये चैलेंजेस थे इन देशों के सामने। आगे देखो, इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर। अब जैसे उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, जैसे अगर हम भारत की सिचुएशन उस टाइम लगाएं तो अच्छी नहीं थी, तो उसको एक किसी अमीर देश के अंडर मतलब रहना पड़ता है, उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, चाहे उसमें वही देश भी शामिल क्यों ना हो जिससे उन्हें आज़ादी मिली है।
इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड, जिससे उन्होंने अभी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की है, चाहे वो देश भी क्यों ना शामिल हो। मतलब उसको किसी न किसी तरीके से उससे रिलेशन बनाने पड़ रहे थे, डिपेंड उस पर होना पड़ रहा था। तो ये चैलेंज उस टाइम फेस कर रहे थे जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो गुट निरपेक्ष देश थे। अब इनके लिए एक व्यवस्था बनी, जो व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं उसी को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है, उसी को न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NIEO। ध्यान रखना स्टूडेंट, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, आपने ध्यान रखना है। यही शॉर्ट फॉर्म जो है आगे आएगी। उसके बाद देखना तो जो नई जो व्यवस्था बनाई, देखो व्यवस्था किसने बनाई है, ये सिस्टम किसने बनाया, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ये जो हमारे यूनाइटेड नेशन है वहाँ की जो संस्था है, उसने क्या किया, उसने एक समिट किया है वहाँ पर 1972 में एक समिट किया, जिसका शीर्षक था न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि नई जो व्यवस्था होगी, नई पॉलिसी होगी, व्यापारिक व्यवस्थाएं होंगी, नई व्यवस्थाएं होंगी जिसको कि नया नाम दिया गया, जो भी आपको बताया NIEO, जिसका मेन पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में सुधार के लिए थी, यानी जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें सुधार हो, और जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो हमारे ये LDCs हैं, मतलब जो बिल्कुल ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सके। तो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने दिए, वो ऑब्जेक्टिव्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट हम देखते हैं, गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी कि जो LDCs हैं, यानी जो अल्प विकसित देश है, ध्यान रखना LDCs क्या है, अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, अब उन्हीं का कंट्रोल होगा, बजाय कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि उनका एक्सप्लॉइट कर लिया है, अब उनका कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि उनके रिसोर्सेज पर उनका खुद का कंट्रोल होगा। एक तो ये रिफॉर्म हुआ। दूसरा, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, उनकी जो पहुंच होगी वो वेस्टर्न मार्केट की तरफ भी होगी LDCs की, वो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे सेल कर सकते हैं, मतलब कि उनसे व्यापार कर सकते हैं, और ये व्यापार जो होगा इन गरीब देशों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये दूसरा रिफॉर्म हो गया हमारा। फर्स्ट रिफॉर्म हमारा क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका खुद का राइट होगा। दूसरा रिफॉर्म क्या रहा इसका, दूसरा रिफॉर्म ये रहा कि जो LDCs हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिले। थर्ड रिफॉर्म क्या है इसमें, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड, जो टेक्नोलॉजी है, जो महंगी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज से प्रोवाइड होती है उसकी कॉस्ट कम होगी, एंड प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और जो गरीब देश हैं उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा रोल मिलेगा, यानी कि उनकी काम को एक प्रेफरेंस मिलेगी, उनको एक भूमिका मिलेगी, उनकी आर्थिक संस्थान जितने भी हैं उनमें उनकी इम्पोर्टेंस होगी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो किए गए NIEO के द्वारा, जो किए गए, नई आर्थिक व्यवस्था जिसमें बनाई गई, जिसके अंडर कुछ ये रिफॉर्म्स आए। अब क्या हुआ, अब ये रिफॉर्म्स कितने लाभदायक रहे या कितना इनका यूज़ हुआ, देखिए वो हम देखते हैं। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइंड चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज़। देखो गुट निरपेक्षता की जो नेचर था, स्टार्टिंग में क्या नेचर था उसका, मेनली उसका नेचर यही था कि किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना, लेकिन धीरे धीरे ये जो नेचर है ये चेंज होता चला गया। देखो जब 1961 में बेलग्रेड में इसका फर्स्ट समिट हुआ था तो उस टाइम ऐसा कोई इशू नहीं था, इकोनॉमिक इशू नहीं था, उस टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इकोनॉमिक इशू, लेकिन मिड 1970 तक दे हैड बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशूज़। लेकिन 1970 तक ये रियलाइज़ होने लगा इन सभी देशों को कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम किसी ग्रुप में शामिल हों या ना हो, लेकिन इसकी बजाय हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है हम उस पर भी आपस में मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट NAM बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। इस तरीके से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह, यानी आर्थिक दबाव समूह के रूप में सामने जो है आने लगा। उसके बाद बाय द लेट 1980s हाउएवर द NIEO इनिशिएटिव हैड फेडेड। धीरे धीरे जो नई ये इकोनॉमिक जो सिस्टम बना था, ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये धीरे धीरे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया इन चीज़ों को।
हु एक्टेड एज यूनाइटेड ग्रुप वाइल द नॉन, क्योंकि ये जितने भी जो डेवलप कंट्रीज थे ये बिल्कुल मिले हुए थे, सारे एक मिले हुए स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रूप की तरह काम कर रहे थे, जबकि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी यूनिटी के लिए, क्योंकि जो नॉन अलाइड कंट्रीज़ थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, पहले ही मैंने बता दिया। उसमें ज़्यादातर एलडीसीज देश आते थे, मतलब कि जो बहुत ही अल्प विकसित देश हैं वो आते थे, तो उनका तो मेन पर्पज़ यही था कि वो अपने में यूनिटी बना के रखे, इसी के लिए वो स्ट्रगल करते रहे। जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ थे उन्होंने पूरे तरीके से इस व्यवस्था को अपोज किया, और ये व्यवस्था जो है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली ये जो नॉन अलाइड कंट्रीज़ हैं उनके लिए मतलब कामयाब नहीं हो पाई। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है, आ जाता है। NIEO के बारे में पूछ लेते हैं कि जो नई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसके बारे में बताइए, और गुटनिरपेक्ष देशों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या रिफॉर्म्स जो है दिए गए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन क्या रोल रहा, कोल्ड वॉर का क्या इफेक्ट रहा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो इंडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें रोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी की काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका उसमें रही है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट रहा, और इंडिया ने अपना क्या इफेक्ट डाला, जो कि जो पावरफुल देश थे उस टाइम, जो दो ब्लॉक थे USA और USSR, और रियल में क्या इंडिया गुटनिरपेक्ष की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा था, जिसमें कि 1971 में जो वॉर हुआ था उसमें हमने देखा था किस तरीके से USSR के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे थे। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक आपको कराए गए हैं इस चैप्टर के, आप बहुत ही ध्यान से हर वीडियो के साथ अपनी बुक रखे टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आप हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच।